तो डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो आई होप कि आप हमारे साथ जुड़े होंगे। अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो फिर देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है हेल्प करेगा। तो पिछली क्लास में जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको बनाया था उसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि एक रिदम में मैं बना रहा था तो मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो ये जो क्वेश्चन था अ ग्रुप ऑफ 16 फाइल्स, इसमें जो है सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा चीज़ें चेंज आपको करनी है और उसके अनुसार जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ फाइल जो है 16 थे, तो 16 नंबर ऑफ फाइल जो है यहाँ पे एम का जो वैल्यू है ये ग्रुप को बताता है, ये डायरेक्टली एम नहीं होता है, ये एन का वैल्यू होता है। 16 एन का वैल्यू, एम का वैल्यू जो है ये 4 होगा। ठीक है, एम का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 16 अगर नंबर ऑफ फाइल है तो उसको अगर स्क्वायर ग्रुप में हम लोग प्रीफर करते हैं पाइलिंग ग्रुप करना, तो 4 का जो है क्या करेंगे, ग्रुपिंग जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। 4 का ग्रुपिंग करेंगे तब ये स्क्वायर बनेगा। तो ये 4 का जो है ये जो ग्रुपिंग हुआ यही हमारा एम को इंडिकेट करता है। तो वही बस यहाँ पे 16 के जगह पे एम इज इक्वल टू 4 पुट करना है। जब 4 पुट करेंगे तो जो विड्थ है वो आपका 4 कितना आएगा, 4.1 मीटर आएगा। और उसके बाद क्यू यू जी का वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे तो 7490 आएंगे। और जो बियरिंग कैपेसिटी है ना, यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी जो है, बियरिंग कैपेसिटी आपका आ जाएगा आप 445.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यही बस चेंजेस है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करनी है। ओके, तो थोड़ा सा इसे जो है करेक्ट कर लीजिएगा। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको जो है ऐड किए गए हैं, आप उसे देख लो। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2020 का ही जो है आपका है ना, 2020 का ही अभी पेपर है। इसमें बोला गया है कि आपको वेरियस मेजर्स विच आर एडॉप्टेड वाइल प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑन कोलैप्सिबल सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल फील्ड पे जब कोई कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से मेजर्स चीज़ों को जो है हम लोगों को देखने रहते हैं, अडॉप्ट करने रहते हैं। तो कोलैप्सिबल सॉइल आर सॉइल टाइप्स दैट अंडरगो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिडक्शंस। कई सारे वॉल्यूम रिडक्शंस होते हैं कोलैप्सिबल सॉइल में अंडर रिलेटिव स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस और लोड। जैसे ही स्ट्रेस या लोड हम लोग बढ़ा देते हैं तब दिस कैन लीड टू द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रेसेस बिल्ड इन सच सॉइल्स विच कैन काउज सिग्निफिकेंट डैमेज। जिसके कारण से जो स्ट्रक्चर्स में सेटलमेंट होते हैं और सेटलमेंट होने के कारण से वो हमारा डैमेज क्रिएट करता है। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ सेटलमेंट एंड अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कोलैप्सिबल सॉइल सेवरल मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड while planning the construction of structures on collapsible soil fields। जैसे ही collapsible soil fields पे कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कई सारी चीज़ों को जो है हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो सेटल हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है डैमेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि साइट का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करना। साइट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आपको जो है चेक करना रहता है कि जो सॉइल हम लोग ले रहे हैं, जो कोलैप्सिबल सॉइल है, उसको किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी, उसका स्ट्रेंथ, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जाए और उसी के अनुसार उसको जो है चेक किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सॉइल के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को साइट इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद सॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है सेकेंड स्टेप में। कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिसकी मदद से जो है हम लोग स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो होती है कोलैप्सिबल सॉइल की उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे लाइम, सीमेंट, या कई बार जियोसिंथेटिक्स का यूज करके जो है हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है प्री लोडिंग। प्री लोडिंग में क्या होता है कि ये जो है एक टेम्प्ररी एक्शंस होते हैं लोड के अप्लाई करने का, जिससे क्या होता है जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है या जो पोटेंशियल होता है सेटलमेंट का, उसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस में एक्सेलरेशन आता है यानी इंक्रीज होता है, और पोटेंशियल फॉर सेटलमेंट में क्या होता है, रिडक्शन देखने को मिलता है।
ये जो प्री लोडिंग है ये भी जो है टेम्प्ररी हम लोग जो है लोड को अप्लाई करते हैं। अगर जैसे ही कंसोलिडेट हो जाता है, जो हमारा कोलैप्सिबल सॉइल था वो कंसोलिडेट हो जाता है, देन फिर उस पर जो है हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया गया है तो जो पोटेंशियल होगा कोलैप्स होने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंस्टॉलिंग वर्टिकल ड्रेन्स और हॉरिजॉन्टल ड्रेन सिस्टम टू इम्प्रूव द सॉइल्स ड्रेनेज कैपेसिटी, है ना। जो कोलैप्स होने की जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन का जो है डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमें डाटा मिले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिले हैं उसके अनुसार हम लोग जो है कौन सा डीप फाउंडेशन यूज़ करना है या सैलो फाउंडेशन यूज़ करना है या रैफ्ट फाउंडेशन यूज़ करना है, किस तरीके का फाउंडेशन हमें यूज़ करना है वो हम लोगों को सॉइल इन्वेस्टिगेशंस के बाद फाइनली हम लोगों को पता चल जाता है और उसके अनुसार जो है यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन जब से ही हम लोग फाउंडेशन का डिज़ाइन कर लिए और बनाना स्टार्ट कर दिए तो हम लोगों को टाइम टू टाइम क्या करना रहता है, मॉनिटर करना रहता है, देखना पड़ता है कि भाई जो डाटा मैंने अलाउ किया है, जिस तरीके से मैंने बनाना चाहा, क्या उस तरीके से उसी बेसिस पे बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है जब भी कोलैप्सिबल सॉइल पे अगर कोई स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो ये 6 पॉइंट्स को जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है फाउंडेशन जब सैनिटरी लैंडफिल साइट पे बनाएंगे तो इसमें कैसे जो है बनाएंगे उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए सैनिटरी लैंडफिल की, अगर डिज़ाइनेट कर रहे हैं एरिया जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल किए जा रहे हैं, तो सैनिटरी लैंडफिल का मतलब क्या है, वैसा एरिया जहाँ पे जो है वेस्ट का जो है डिस्पोजल किया जाता है। और वेस्ट का डिस्पोजल करते समय हम लोग जो है मिनिमम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो उस जगह पे अगर हम लोग फाउंडेशन बनाना चलें तो क्या होगा, पहला कि भाई उस जगह का जो सॉइल होगा वो लूज होंगे, क्योंकि वो सैनिटरी जो वेस्ट हैं उससे जो है वो दबा हुआ है, तो वहाँ का जो एरिया का सॉइल होगा वो ऑब्वियसली लूज होंगे, प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जो वेस्ट हैं वो डिस्पोजल किए गए हैं जिसके कारण से। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है जो भी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे जो भी स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो उसको करने के लिए हम लोग जो है कई सारी चीज़ों को जो है अपनाते हैं, कई सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके बाद फिर जो है उस साइट पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन जो आपका मकसद होता है वो होता है सपोर्ट और स्टेबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चर्स को लैंडफिल्स के द्वारा अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर हम लोग जो है प्रॉपर स्टेबिलिटी पहले क्रिएट करते हैं, है ना, कॉम्पैक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे की चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। वही यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया, फाउंडेशन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल और मटेरियल्स other suitable materials such as crushed stones, gravels. This layer should be at least 2 feet thick and have a lower permeability to prevent the leachate from the escaping into the surrounding environment. तो इस लीचेट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी जो है हम लोग 2 मीटर तक जो है क्या करते हैं, इस लेयर को डालते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। किससे कॉम्पैक्ट करते हैं, या तो ग्रेवल से या तो जो क्रस्ड स्टोन्स होते हैं उससे जो है कॉम्पैक्ट करते हैं 2 मीटर तक, है ना, 2 मीटर डेप्थ तक जो है लेयर बनाते हैं। ओके, या 2 फीट दिया गया है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग फाउंडेशन को जो है डिज़ाइन करते हैं और जो भी लोड हमारा लग रहा है स्ट्रक्चर्स पे उसके अनुसार जो है हैवी इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज़ों का यूज करके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो है लैंडफिल पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे मेनली जो है आपको देखना यही है कि आपका जो स्ट्रक्चर्स आप बनाने वाले हो सैनिटरी लैंडफिल्स पे उसका किस तरीके से जो है आप कर सकते हो, बेटर उस पर यूजेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, वह चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ परमिएबल सेटलमेंट। परमिएबल सेटलमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है। स्टेट द परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ आइसोलेटेड एंड रैफ्ट फाउंडेशन इन क्ले एंड सैंडी सॉइल। क्ले और सैंडी सॉइल में
के बारे में बताना है। तो जो परमिसिबल सेटलमेंट होता है वो मैक्सिमम अलाउएबल अमाउंट होते हैं सेटलमेंट्स के फॉर स्ट्रक्चर्स, किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए जब वो बिना कोई डैमेज हुए या बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए जब स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, मतलब एक प्रॉपर सेफ्टी, फंक्शनलिटी और इंटीग्रिटी के साथ कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंसिडरेबल होता है जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन करते हैं फाउंडेशन का। तब ये जो है स्पेशली उन एरिया में किए जाते हैं जहाँ पे सॉइल कंडीशन जो है वो प्रोन टू सेटलमेंट होता है। जो परमिसिबल सेटलमेंट्स होते हैं हमारे फाउंडेशन के, ये डिपेंड करते हैं हमारे सॉइल के टाइप्स के ऊपर, फाउंडेशन टाइप्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इन जनरल जो अलाउएबल सेटलमेंट्स होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शंस, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन दैट द फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर्स कैन बी विद स्टैंड वहाँ पे होता है। बात किया जाए परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ आइसोलेटेड और रैफ्ट फाउंडेशंस की इन क्ले एंड सैंडी सॉइल में, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फाउंडेशन डिज़ाइन के बेसिस पे। आई होप कि ये चीज़ें जो है यहाँ तक समझ में आया हो। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो और अभी तक आप हमारे चैनल MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियोस को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें जो है एक मोटिवेशन जो है मिलता है। ओके, तो डियर अब हम लोग यहाँ पे जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में 2021 का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो 2021 का क्वेश्चन पहला है कि इफ़ द फ्लो नेट ऑफ कॉपर डैम फाउंडेशन हैज़ H इज इक्वल टू 6 मीटर, NF इज इक्वल टू 6 एंड NQ इज इक्वल टू 18, K इज इक्वल टू 4 गुने 10⁻⁵ मीटर पर मिनट, देन द सीपेज डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर लेंथ में कितना होगा। तो देखो सीपेज डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है KHNF/ND, तो 4 × 10⁻⁵ गुने 6 गुने 6/18, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 8 गुने 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर मिनट। इसको जो है मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा आ जाएगा 0.1152, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटम है क्ले का जो कि 2 मीटर थिक है एंड हैज़ एन इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर जो है 50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। एट इट्स मिडिल में डिटरमाइन द फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट क्या होगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट द मिडिल ऑफ द क्ले लेयर, है ना। क्ले लेयर के मिडिल में द क्ले इज ओवर कंसोलिडेटेड विद अ प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर जो है 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो जो वैल्यू होंगे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन एंड कंप्रेशन इंडेक्स का वो दिया गया है 0.05 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। टेक द इनिशियल वॉइड रेशियो। इनिशियल वॉइड रेशियो जो है आपको लेना है कितना 1.4। तो क्या होगा ये आपको जो है कितना सेटलमेंट होंगे वो आपको बताने हैं। कौन सा सेटलमेंट आपको बताना है, तो फाइनल सेटलमेंट बताने हैं आपके। तो देखो सिग्मा सी इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेल सिग्मा इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए गए हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है CC इंटू H/1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा C बाई सिग्मा 1 प्लस CC इंटू H/1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा C। तो यहाँ पे डेल एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.05 गुने 2/1 प्लस 1.4। यहाँ पे वैल्यू जो है सारा पुट करेंगे, है ना। सिग्मा C, सिग्मा 1, CC और H का। यहाँ पे CC का वैल्यू कितना दिया गया है, CC का वैल्यू आपका दिया गया है 0.05 और ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। पुट करके जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आपका 23.8 mm आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 24
mm जो है सेटलमेंट होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे जो है दिया गया है कि अ फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन जो है दिया गया है, जो कि प्रेशर जो है यहाँ पे उस पर लग रहा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द कंसोलिडेटेड टेस्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एवरेज पोर प्रेशर इज जो है वो आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू होता है सेटलमेंट एट एनी टाइम बाय फाइनल सेटलमेंट। तो सेटलमेंट एट एनी पॉइंट को लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर एट एनी टाइम, और फाइनल सेटलमेंट को फाइनल चेंज इन प्रेशर या फाइनल प्रेशर जो है हम लोग कह सकते हैं। तो 200 माइनस 60/200 करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 140/200 यानी 0.7 यानी 70% आपका जो है यहाँ पे सेटलमेंट जो है देखने को, मतलब हाँ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 70% आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिए गए हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज डिक्रीज्ड बाय, तो ये डिक्रीज होता है प्रोवाइडिंग द बर्म एट द टोई। टोई पे जैसे ही बर्म प्रोवाइड करते हैं तब जो है स्टेबिलिटी जो है स्लोप का वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फाउंडेशन जनरली सुटेबल फॉर बिल्डिंग इन लिक्विफिएबल सॉइल डिपॉजिट इज। तो इसमें जो है वेल फाउंडेशन जो हम लोग बनाते हैं। द एल्ड ऑफ रिटेनिंग वॉल रिक्वायर्ड टू रीच प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन द एक्टिव केस इज, तो वो लेस देन होता है पैसिव केस के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है कि हाउ टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम रैंकाइंस एनालिसिस, राइट द लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशंस भी जो है आपको यहाँ पे लिखनी है। तो रैंकाइंस एनालिसिस फॉर बियरिंग कैपेसिटी, ये जो मेथड है ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सैंड के लिए यूज किए जाते हैं। जो रैंकाइंस एनालिसिस होता है बियरिंग कैपेसिटी का, ये लैटरल अर्थ प्रेशर जो थ्योरी है उसी का एक्सटेंशन है। इसमें मान लो कि यह हमारा जो है ग्राउंड पे फाउंडेशन जो है लगा रहे हैं, तो फाउंडेशन के जो बॉटम पार्ट है उसमें एक एलिमेंट जो है फाउंडेशन के जस्ट नीचे और एक जो है साइड के एलिमेंट लेंगे, तो ये एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 यहाँ पे जो है लिए। डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है DF है और यहाँ पे यूनिट वेट जो है गामा दिया गया है। तो जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है फॉर एलिमेंट 1 है ना, ये मान लो ये एलिमेंट 1 हम लोग जो है यहाँ पे लिए, यहाँ पे इस तरीके से लोड, इस तरीके से आपका जो है स्ट्रेसेज लग रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिया गया है आपको। तो सिग्मा 1 इज़ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन वर्टिकल, जो कि एक्टिव स्टेज में है। ये आप कंडीशन देख सकते हो, क्यू यू इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा n, और सिग्मा n इज इक्वल टू Q3 और क्यू यू इज इक्वल टू सिग्मा 1। ये जो है एलिमेंट 1 तो जो था वो एक्टिव स्टेज में था, लेकिन जो एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 2 जो है हमारा पैसिव केस में है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है ये फाउंडेशन का कोई लोड जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का लोड 1 पे लग रहा है, 2 पे उसका कोई इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो इसका जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका स्ट्रेस लग रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो यहाँ पे इंडिकेशन किए गए हैं कि गामा DF इज इक्वल टू सिग्मा 3 दिया गया है और सिग्मा H इज इक्वल टू सिग्मा 1 जो है आपका होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन नो शेयरिंग अगर लेकर चल रहे हैं तो सिग्मा H1 और सिग्मा H2 लेकर चलेंगे। तो प्रेशर, एक्टिव प्रेशर एट A और एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर एट B एलिमेंट पे, तो KA इंटू QU इज इक्वल टू KP इंटू गामा DF। तो QU इज इक्वल टू KP बाई KA इंटू गामा DF। तो QU इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5 इंटू 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5 इंटू गामा DF। तो QU इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन 5 बाई 1 माइनस कॉस 5 का होल स्क्वायर गामा DF। तो 1 माइनस साइन 5 बाई 1 माइनस
साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये जो है आपका यहाँ पे होगा, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 4 45 प्लस 5/2 गामा डी एफ। ये जो है हमारा क्या निकल जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है निकल गया किसकी मदद से, तो रैंकाइंस एनालिसिस की मदद से। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे जो गामा है ये यूनिट वेट है और डीएफ जो है ये डेप्थ ऑफ फुटिंग आपका है। तो यहाँ से ये जो आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकला, यहाँ से आप डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि डेप्थ ऑफ फुटिंग जो आप निकालिए अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस एनालिसिस, तो आप उससे जो है यहाँ पे बस क्या करेंगे, पूरा इतना प्रोसेस तो आपको करना ही होगा जो अब तक मैंने बताया। अब उसमें जो है फाइनली यहाँ पे जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू यू बाई गामा इंटू 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर, ये जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं कि इसको जो है क्यू यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, सॉरी डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू यू बाई गामा 10 के पावर 4 45 प्लस 5/2। ये जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। अब बात किया जाए लिमिटेशंस की कि क्या लिमिटेशंस हैं इसके, तो इसका लिमिटेशंस है कि जो फेस होते हैं फुटिंग का वो नेवर स्मूथ और हैंस फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे कोई भी स्मूथ फेसेस नहीं होते हैं। दूसरा कि जो वाल वैक होते हैं में नॉट ऑलवेज भी वर्टिकल, जो वाल वैक होता है वो हमेशा वर्टिकल जो है हमारा नहीं होता है, और ये सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, यानी सैंडी सॉइल के लिए जो है यूज किए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेटर हमारा नहीं है। मतलब ये इसका कह सकते हैं कि एक तरीके से लिमिटेशन जो है आपका दिया गया है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिज़ाइन अ स्ट्रिप फुटिंग टू कैरी अ लोड ऑफ 750 किलो न्यूटन पर मीटर at a depth of 1.5 meter in a C-file soil. C-file soil है having unit weight with respect to weight of 19 kilonewton per meter cube and shear resistance parameter जो है आपका C इज इक्वल टू 27 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए गए हैं। फाई का वैल्यू जो है 20 दिया गया, तो डिटरमाइन करना है कि विड्थ ऑफ फुटिंग यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया गया है, तो अगेंस्ट फेलुअर तो टरजागी इक्वेशन जो आपको यूज करने हैं एन सी एन क्यू और एन गामा का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो एन सी एन क्यू और एन गामा का वैल्यू दिया गया है यहाँ, और यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू 20 है, तो ये जनरल शेयर के अनुसार भी हमारा बन सकता है, बट एन सी एन क्यू एन वाई जो है दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है एज्यूम कर लेंगे कि जनरल शेयर फेलुअर से बनाएंगे, लोकल शेयर फेलुअर से हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें एन सी डैश एन क्यू डैश और एन वाई डैश निकालना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो है सी का वैल्यू जो है कन्वर्ट करना होगा 2/3 ऑफ द सी। ओके, तो इस तरीके से ज़्यादा इसमें जो आपको मेहनत करने पड़ेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यू दिया गया है उसका यूज़ करके आप बना सकते हो। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन वाई जो है हमारा होता है। तो यहाँ पे डाटा दिए गए हैं, लोड इंटेंसिटी जो हमारा दिया गया है 750 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है क्यू यू निकालेंगे, तो क्यू यू कितना आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 688.8 प्लस 47.5 इंटू डी, क्योंकि विड्थ ऑफ फुटिंग है तो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्यू यू बाई
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 688.8 प्लस 47.5 B/3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है इतना आ जाएगा। तो जो अप्लाइड लोड इंटेंसिटी है पर मीटर लेंथ स्ट्रिप फुटिंग का 750 बाई बी गुने 1 इज इक्वल टू 750 बाई बी। तो 750 बाई बी इज इक्वल टू जो क्यू यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए, ये दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे और यहाँ से इक्वेट करके आपको जो है बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2.74 मीटर जो है आपका यहाँ पे वैल्यू जो है आ जाएगा। ओके, तो डियर देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दे, ताकि इससे जो है हमें मोटिवेशंस मिले और आपको और बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल और नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल को जो है डिफाइन करना है। तो देखो जो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल है, एक मिनट मैं यहाँ पे अंडर के जगह पे ओवर होगा ना, तब ना ये होगा, क्योंकि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चंस क्या है, चलो ठीक है, अंडर कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड दोनों जो है सेम टर्म आपका मीनिंग देगा, और नॉर्मल कंसोलिडेटेड जो है वो तो आपका है। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल वैसा सॉइल का टाइप्स है जिसमें पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया गया है लेकिन प्रेजेंट में उतना स्ट्रेस उस पर नहीं है, उसी को जो है ओवर कंसोलिडेटेड या अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल कहा जाता है। और नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है कि आपका जो है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया है ना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा लोड उस पर जो है दे दिया गया है, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल या नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल जो है कहलाता है। जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल है ये आपका टाइपिकली लोअर स्ट्रेंथ होते हैं और इसमें जो है स्टिफनेस जो है आपको देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल के कंपैरिजन में। जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होते हैं उसमें जो स्ट्रेंथ होते हैं और जो स्टिफनेस होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के कंपैरिजन में। तो ये जो है पॉइंट आपको लिखने हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप जो है डिस्कस कर सकते हो, जितना आप जानते हो उतना ही लिखो। देखो ये आपका जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 7 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3-3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 पॉइंट में अगर लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट में जस्ट सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आपको लिखने की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक क्ले है, लेयर है जो कि 4 मीटर आपका दिया गया है थिक है, जो कि सपोर्टेड है आपका टू प्रेशर ऑफ 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द लेयर हैज़ अ डबल ड्रेनेज एंड अंडरगोज 50% कंसोलिडेशन इन 1 ईयर, 1 ईयर में, तो डिटरमाइन करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, टेक TV is equal to 0.196 if the coefficient of permeability is 0.02 मीटर पर ईयर दिया गया है। तो जो डिटरमाइन करना है कि आपको सेटलमेंट जो होंगे 1 ईयर में और जो रेट होगा फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया 1 साल के में वो कितना होगा। तो ड्रेनेज पाथ यानी D इज इक्वल टू 4 मीटर दिया गया है, डेल सिग्मा इज इक्वल टू 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए गए हैं, TV इज इक्वल टू जो कि आपका जो कोफिशिएंट है कंसोलिडेशन का उसमें यहाँ पे जो है CV इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, TV D²/T इज इक्वल टू 0.196 इंटू 4/4 का होल 4/2 का होल स्क्वायर बाई 1 यानी 0.784 दिया गया है मीटर क्यूब पर ईयर जो है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होंगे। TV जो है टाइम फैक्टर जो है दिया गया 0.196, T इज इक्वल टू 1 साल दिया गया है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होगा MV इज इक्वल टू K/CV इंटू गामा W, तो 0.02/0.784 इंटू 9.8 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन। तो फाइनल सेटलमेंट जो है वो आ जाएगा
डेल एफ इज इक्वल टू एम वी इंटू डेल सिग्मा इंटू एच, तो 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू 55 गुने 4 आ जाएगा 0.572, ये जो है आपका इतना मीटर हो जाएगा। तो जो सेटलमेंट होंगे आफ्टर एक ईयर वो हो जाएगा 50% ऑफ फाइनल सेटलमेंट, तो 0.5 इंटू 0.57 तो 0.286 मीटर जो है आपका सेटलमेंट होगा आफ्टर 1 ईयर। फॉर यू ग्रेटर देन 60%, यू जो है लेस देन 60% है, तो यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा √t के, हेंस जो सेटलमेंट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे √t। सो p डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t, और या p² इज इक्वल टू t करेंगे तो हमारा t इज इक्वल टू आएगा CP²। यहाँ पे t जो है 1 साल, p इज इक्वल टू 0.286 मीटर दिया गया है, तो c इज इक्वल टू आएगा t बाई सेटलमेंट का p का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो है कितना आ जाएगा 12.22 है ना, 12.22 जो है ये आपका आएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12.22 p का स्क्वायर, तो यहाँ पे dp बाई dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 12.22 इंटू p यानी 0.0409/p। तो सिंस p इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 0.286 इन 1 ईयर, तो dp बाई dt इज इक्वल टू 0.0409/0.0286 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1430 मीटर पर ईयर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया पर फेस बात किया जाए तो 0.143 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.0715 मीटर क्यूब पर ईयर पर मीटर स्क्वायर जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लग रहा होगा कि हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपकी भूल है। आपको सॉइल जो है पूरा आपको पढ़ना है। जब तक आप अगर पूरा सॉइल रिवीजन एक बार नहीं करेंगे तब तक जो है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। कल हमारे पास मतलब जो पिछले वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें कई सारे लोगों का जो है सवाल आ रहे थे, चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि आप जो है 2021 का करवाइए, 2021 का करवाइए, क्योंकि वो लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो लेटेस्ट सिलेबस पे कुछ नहीं है। आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पहले भी जो पूछा जा रहा था अब भी वही पूछा जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्टिव पेपर है वो चेंजेस नहीं हुए हैं। इलेक्टिव पेपर तो वही है ना, इलेक्टिव पेपर का सिलेबस वही डिफाइन किया गया है। प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें सॉइल एक्सप्लोरेशन भी पढ़ना है, कंसोलिडेशन भी पढ़ना है, आपका जो है लैटरल सॉइल स्टेबिलिटी भी पढ़ना है, शियर स्ट्रेंथ भी पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी भी पढ़ना है, आपको परमेबिलिटी भी पढ़ना है। तो जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं 5th सेमेस्टर में सॉइल 1, 6th सेमेस्टर में सॉइल 2 और 7th सेमेस्टर में आपको जो है पूरे का जो है रिवीजन के साथ साथ आपको जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग को क्या करना है, पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट पाइल वॉल एंड उसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीट पाइल वॉल होता क्या है। तो सीट पाइल वॉल जो है एक तरीके का रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि टेम्प्ररी या परमानेंट बेसिस पे एक्सकैवेशन जहाँ पे भी कर रहे हैं उसमें को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, और सॉइल या वाटर जो है जहाँ पे जिस भी एरिया में हम लोग एक्सकैवेशन किए हैं उसमें पानी या सॉइल ना जाए उससे बचाने के लिए जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। जो सीट पाइल वॉल है कई तरीके के होते हैं। स्टील सीट पाइल ये जो है कॉमनली हमारा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, और ये स्टील प्लेट का जो है बना हुआ होता है। आर इंटरलॉक टुगेदर टू फॉर्म कंटिन्यूअस वॉल, जो है इंटरलॉक करके कंटिन्यूअस वॉल जो है बना दिया जाता है। जो स्टील सीट पाइल वॉल होते हैं ये वर्सटाइल होते हैं और इसका यूज है टेम्प्ररी और परमानेंट एप्लीकेशन दोनों ही केसेस में किए जाते हैं।
इसका यूज जो है डीप एक्सकेवेशन, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, कॉफर डैम, रिटेनिंग वॉल्स, इन सभी जगहों पे जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है कंक्रीट सीट पाइल वॉल। ये जो है आपका प्री कास्ट या कास्ट इन सीटू होते हैं जिसमें कंक्रीटिंग का यूज करके बनाए जाते हैं इंटरलॉक करके, और ये भी जो है कंटिन्यूस वॉल्स होते हैं। इसका यूज जो है परमानेंट एप्लीकेशंस के लिए जो है किए जाते हैं, जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम करना होता है, जैसे मैरीन इन्वायरमेंट्स या वर्क हेड्स या फ्लूड प्रोटेक्शन वाल बनाने हैं, तो उस कंडीशन में जो कंक्रीट सीट पाइल्स होते हैं ये थोड़ा भारी होता है और मोर रेजिस्टेंस होते हैं कोरोजन्स का देन स्टील सीट पाइल्स के कंपेयर में, और इसमें हम लोग जो है रिक्वायर होता है एडिशनल इक्विपमेंट और लेबर की भी जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब कंक्रीट सीट पाइल वॉल जो हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं तब। उसके बाद आपका आता है कंपोजिट सीट पाइल वॉल। ये जो है आपका कम्बिनेशंस होते हैं कई सारे मटेरियल्स का यूज करके, जैसे स्टील कंक्रीट का यूज करके। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि स्ट्रेंथ जो होता है मटेरियल का अलग अलग होता है, और जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसके अनुसार एक अलग स्ट्रेंथ जो है हमारे यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ये प्रोवाइड किया जाता है जब स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की रिक्वायर्ड होती है। कंक्रीट जो है फेस करता है प्रोवाइडिंग एडिशनल ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू क्रोजन, और कंपोजिट सीट पाइल वॉल जो होता है ये यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ और लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तब, जैसे मैरीन स्ट्रक्चर्स, ब्रिज, अब्यूटमेंट्स एंड वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए तब जो है कंपोजिट सीट पाइल वॉल का यूज करते हैं। उसके बाद आता है विनाइल सीट पाइल वॉल। विनाइल सीट पाइल वॉल जो है ये हाई स्ट्रेंथ विनाइल या पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से जो है बना हुआ होता है। ये हल्का होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये सूटेबल होते हैं टेम्प्रेरी और परमानेंट एप्लीकेशन के लिए, कई तरीके के काम के लिए सॉइल और वाटर कंडीशन में। ये जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे वेटलैंड्स हो गए, तो वहाँ पे जो है हम लोग विनाइल सीट पाइल वॉल का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वुड सीट पाइल। तो जो वुड सीट पाइल वॉल है ये बना हुआ होता है वुड प्लैंक्स या टिम्बर्स को उसको प्रॉपर तरीके से फिनिश करके जो है ये बनाए जाते हैं, और ये प्लेस किए जाते हैं इनटू द ग्राउंड टू फॉर्म अ रिटेनिंग वॉल। इसका जो है यूज किया जाता है बेसिकली टेम्प्रेरी एक्शंस के लिए, या जब टेम्प्रेरी एप्लीकेशन यूज होते हैं तब इसका जो है हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, और ज़्यादा डीप में इसको जो है हम लोग नहीं जाने देते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल वर्क के लिए जो है यूज किए जाते हैं, जब स्मॉल वर्क में हम लोग एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं उस कंडीशन में। देखिए यहाँ पे जो वुड सीट पाइल वॉल है ये जो है कम ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू सीट स्टील, कंक्रीट और कंपोजिट या विनाइल क्लोराइड सीट पाइल वॉल के कंपैरिजन में कम जो है हमारा ड्यूरेबल होता है। आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे हमें एक मोटिवेशंस मिले और आपको और भी इसी तरीके का कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो 2021 का जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवाया। इसके बेसिस पे अब आगे और भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उसको भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।